हेलो बच्चों, मैं रेनू आपकी हिंदी अध्यापिका और आज हम करेंगे क्लास 11th हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 गद्य खंड का पार्ट 2 जो है मियां नसीरुद्दीन और जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। महिला कथा लेखिकाओं में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाली कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 जनवरी 1925 को पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ था और इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला, दिल्ली में हुई। और उसके बाद इनका मानना था कि कम लिखा जाए पर अच्छा लिखा जाए और इसीलिए इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही सटीक, बहुत ही साफ़ सुथरी, एक सजीव सी भाषा में लिखी हुई दिखाई देती हैं। और यहाँ इनके जो उपन्यास थे उसमें ज़िंदगी नामा, दिलो दानिश ए लड़की, समय सरगम काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। कहानियों में मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरों के और संस्मरण और शब्द चित्र जो थे शब्दों के आलोक में और हम हशमत, ये काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। और इनकी जो भाषा शैली थी बहुत सरल, सहज, भावानुकूल, व्यवहारिक है। और यहाँ जो कहानी दी गई है खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन का एक शब्द चित्र है। उर्दू शब्दों की इस कहानी में अधिकता है और यहाँ उन्होंने मुहावरों का भी इस कहानी में प्रयोग किया है और ये अत्यंत ही व्यवहारिक और रोचक पाठ है। एक शब्द चित्र है। शब्द चित्र में किसी के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को उजागर किया जाता है कि एक व्यक्ति का पर्सनैलिटी क्या है, उसकी वेशभूषा क्या है, उसका स्वभाव क्या है। तो ये एक शब्द चित्र ही है और जिसमें लेखिका ने मियां नसरुद्दीन के बारे में बताया है। खानदानी नानबाई हैं मियां नसरुद्दीन। नानबाई विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाने, नानबाई कहा जाता है जो विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाने और बेचने की कला को जानते हों। एक बार लेखिका दोपहर के समय जामा मस्जिद की तरफ मटिया महल का जो गढ़ैया मोहल्ला था वहाँ से गुजर रही थी और वहाँ एक सामान्य सी अंधेरी दुकान थी। उस पर आटे को गूंथता देखकर वो रुक जाती हैं। वो सोचती हैं शायद सेवैयाँ बना रहे होंगे, परंतु पूछने पर उन्हें पता चलता है कि ये खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान है और वो ये जानने के लिए वहाँ रुक जाती हैं। वो जानना चाहती थी कि उन्होंने ये रोटियां किस प्रकार बनानी सीखी और कितनी प्रकार की रोटियां बनाई जाती हैं, उन्होंने ये काम कहाँ से सीखा। और जब लेखिका दुकान के अंदर जाती हैं तो वो देखती हैं मियां नसरुद्दीन चारपाई पर बीड़ी पीते हुए दिखाई देती हैं। वो अच्छी उम्र के पक्के हुए कलाकार हैं और लेखिका को ग्राहक समझकर उन्हें वो बुलाती हैं, उनसे पूछते हैं तो वो बताती हैं कि उनसे सवाल पूछने हैं और मियां नसरुद्दीन भी शाही अंदाज में हाँ कह देते हैं और वो पूछ भी लेते हैं साथ साथ कि कहीं वो पत्रकार तो नहीं है, क्योंकि मियां नसरुद्दीन अखबार निकालने, अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही बेकार समझते थे। लेखिका उनसे पूछती हैं कि उन्होंने अनेक प्रकार की रोटियां पकाने की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। मियां ने उत्तर दिया कि ये उनका खानदानी पेशा है, ये काम उन्होंने अपने पिता से सीखा है और पिता की जब मृत्यु हो गई तो उन्होंने ये व्यवसाय संभाल लिया। उनके पिता जो थे मियां बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे और उनके दादा आला नानबाई मियां कल्लन के नाम से जाने जाते थे। लेखिका ने जब उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपने पिता और अपने दादा की कोई शिक्षा याद है, तो मियां ने उत्तर दिया कि काम करने से आता है, शिक्षाओं से नहीं। और इस पर लेखिका फिर पूछ लेती हैं कि जब आपने काम करना शुरू किया तो आपके पिता ने आपको कोई सीख तो ज़रूर दी होगी। और इस पर मियां जो नसरुद्दीन थे वो कहते हैं कि जिस प्रकार एक शिक्षक जो है वो बच्चे को अलिफ बे जीम पढ़ना सिखाता है और दूसरी ये एक पढ़ाई है और दूसरी पढ़ाई होती है जिसमें बच्चे को विद्यालय में कच्ची पक्की दूसरी कक्षा में ना बिठाकर सीधे तीसरी कक्षा में बिठाया जाता है। तो आप बताइए क्या होगा उन 3 कक्षाओं का, तीसरी कक्षा में क्यों बिठाया गया। लेखिका जब इस उत्तर को नहीं दे पाती तो वो स्वयं समझाते हुए बताते हैं कि हमने पहले बर्तन धोना सीखा, भट्टी बनाना सीखा, भट्टी जलाना सीखा और यदि ये ना सीखा होता
तो हम आज यहाँ नानबाई का काम नहीं कर रहे होते। अर्थात तालीम बड़ी चीज़ होती है कि शिक्षा को ग्रहण करना बड़ी चीज़ होती है। अगर बच्चे को छोटी छोटी चीज़ें ना सिखाई जाए तो वो सीधा बड़ी क्लास में नहीं बैठ सकता। लेखिका ने उनसे पूछा कि आपने खानदानी नानबाई होने की बात कही है, तो आपने किस शाही बावर्ची खाने में आपके बुज़ुर्गों ने काम किया था, कौन से राजा थे वो। जब वो पुरानी बातें जानना चाहती हैं तो वो बताते हैं कि उन्हें कोई पुरानी बात याद करते हुए वो बताते हैं कि बादशाहों ने हमारे बुज़ुर्ग से पूछा था कि क्या कोई वो ऐसी चीज़ बना कर खिला सकते हैं कि जो आग से ना पकी हो ना पानी से बनी हो। तो लेखिका ने जब उस चीज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने बस इतना कह दिया कि अब ये फालतू के सवाल ना पूछिए, क्योंकि जो नानबाई होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि खानदानी नानबाई तो कुएं में भी रोटी पका सकता है। इस पर लेखिका उनसे जानना चाहती थी कि किस शाही बावर्ची खाने में उनके बुज़ुर्गों ने काम किया था, लेकिन मियाँ जो हैं वो इसका उत्तर नहीं देते। वो कहते हैं ये बात तो पहले ही हो चुकी है। और लेखिका बादशाह का जब नाम पूछती हैं, समय पूछती हैं, तो मियाँ नहीं बता पाते। और जब लेखिका बहादुर शाह ज़फ़र का नाम लेती हैं तो मियाँ खींचकर कह देते हैं कि उन्हीं का नाम लिख लीजिए। लेखिका को अपनी ओर टकटकी लगाकर देखते हुए वो देखती हैं कि अभी लेखिका मुझसे और सवाल पूछेगी, तो वो अपने कारीगर को भट्टी सुलगाने के लिए कह देते हैं। मतलब लेखिका को इग्नोर करते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। लेखिका उनसे जानना चाहती थी, उनके बेटे बेटियों के बारे में पूछना चाहती थी, उनके कारीगर के बारे में पूछती हैं कि क्या ये आपके शिष्य हैं। तो मियाँ बताते हैं कि मैं इन्हें मजदूरी देता हूँ। और मियाँ अपनी भट्टी पर बनने वाली रोटियों के नाम बताते हैं, जिसमें वो बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, रुमाली, इन सब रोटियों के नाम बताते हैं। और वो बताते हैं कि जो तुनकी रोटी होती है वो पापड़ से भी ज़्यादा पतली होती है। और मियाँ जो है वो अतीत में खो जाते हैं, अपने पास्ट में चले जाते हैं, सोचते हैं और गहरी सांस लेकर कहते हैं कि अब वो ज़माने चल गए जब खाना पकाने वाले लोगों की लोग इज़्ज़त करते थे। अब लोग बस तंदूर से निकालते हैं और खा लेते हैं, कोई कला की कद्र नहीं करता। और लेखिका भी अब उनसे और सवाल नहीं पूछती, क्योंकि वो जानती थी कि अब जो मियाँ नसरुद्दीन हैं वो उनकी बातों में ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और अब वो उनसे नाराज़ भी हो चुके थे। तो लेखिका जो उनसे पूछना चाहती थी उनके कितने बेटे बेटियां हैं, वो प्रश्न उनसे नहीं पूछती और उस बात को वहीं पर छोड़ देती है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में जो मुख्य प्रश्न उत्तर हैं, पहला जो प्रश्न है वो है मियाँ नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। मियाँ नसरुद्दीन नानबाई कहा जाता है जो विभिन्न प्रकार की रोटी बनाने की कला में सिद्धहस्त होता है। तो मियाँ नसरुद्दीन साधारण नानबाई नहीं है, खानदानी नानबाई हैं। उनके पास 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर है। वो तुनकी और रुमाली जैसी महीन रोटियां बनाना जानते हैं। वो रोटी बनाने को एक कला मानते हैं और स्वयं को इस कला का उस्ताद मानते हैं। उनकी बातचीत का ढंग भी महान कलाकारों जैसा है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है, फक्कड़पन से भरपूर है, इसलिए उन्हें नानबाइयों का मसीहा ठीक ही कहा है लेखिका ने। लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? लेखिका मियाँ नसरुद्दीन की कारीगरी को जानने के लिए और उसे प्रकाशित करने के उद्देश्य से उनके पास गई थी। लेखिका जानना चाहती थी कि उन्होंने ये काम उन्होंने रोटी बनाने का जो नानबाई का काम है इसका प्रशिक्षण उन्होंने कहाँ से लिया। खरीदने की बजाय उनसे वो कुछ प्रश्न करना चाहती थी, इसलिए वो पत्रकार की हैसियत से वहाँ पर गई थी। बादशाह के नाम के प्रसंग के आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों ख़त्म होने लगी थी। बादशाह के नाम का जब प्रसंग आया था तो मियाँ नसरुद्दीन की रुचि जो थी लेखिक की बातों में इसलिए कम होने लगी थी क्योंकि मियाँ ने ये सब बातें परंपरा में सुनी सुनाई जो बातें थी वो उन्होंने कह तो दी थी। अब ना तो उन्हें ठीक से इन बातों की जानकारी थी, ना उन्हें तथ्यों का पता था। वो इन नामों और तथ्यों का महत्व जानते ही नहीं थे और ना उन्हें ये लगा था कि कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए लेखिका के जब वो प्रश्न सुने तो वो थोड़ा मुश्किल में पड़ गए और उन्होंने
उनकी जो दिलचस्पी थी वो लेखिका की बातों से कम हो गई थी। मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर मजमून न छेड़ने का फैसला किया। तो इसका अर्थ है कि मियाँ नसरुद्दीन पत्रकारों को निठल्ला समझते थे और स्वयं को बहुत कामकाजी समझते थे। लेखिका के प्रश्नों को सुन सुनकर पूरी तरह वो उकता चुके थे और इसलिए उन्होंने बातचीत को बीच में ही काटते हुए अपने जो कारीगर था उसको पट्टी सुलगाने के लिए कह दिया था और उनकी बातों में रुखाई स्पष्ट रूप से आ चुकी थी। इसी बीच लेखिका के मन में आया था कि वो उनसे पूछें कि उनके कितने बेटे बेटियां हैं, परंतु नसरुद्दीन के काम में हरज होता देखकर वो पूरी तरह से उखड़ चुके थे। उनके चेहरे पर अब तनाव आ गया था और लेखिका अब उनसे बस कारीगरों के बारे में जब पूछा तो उन्होंने तेज़ आवाज़ में चुपता हुआ उत्तर दिया था उन्हें। तो लेखिका ने नसरुद्दीन के चेहरे पर जो तनाव के, क्रोध के जो भाव उभर आए थे, उनकी भीषणता को भांप लिया था। उन्हें प्रतीत हो गया था कि अब ये उनसे और प्रश्न पूछेंगी तो वो और ज़्यादा भड़क जाएंगे। पाठ में मियाँ नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है वो बताती हैं कि जब हमने अंदर झांका तो पाया वो चारपाई पर बैठे हुए बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। उनका चेहरा मौसमों की मार झेल चुका है, आँखों में काइयाँ भोलापन है, पेशानी पर मंझे हुए कारीगर के केवल हैं। मियाँ नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? मियाँ नसरुद्दीन की हमें कई बातें अच्छी लगी, जैसे पॉइंट्स में हम इसको बता सकते हैं। वो आत्मविश्वास से भरपूर हैं। वो जो भी बात करते हैं पूरे विश्वास जोर देकर अदाकारी के साथ करते हैं। वो पत्रकार और महिला के सामने देखकर भी घबराते या हकलाते नहीं हैं। वो बिल्कुल फक्कड़पन में अपनी सारी बातें कह देते हैं। उन्हें अपने काम में गहरी रुचि है। बातें करते हुए उनका ध्यान अपने काम में पूरी तरह लगा रहता है। वो जो उनके मज़दूर होते हैं, उनके जो शिष्य हैं, वो उनका शोषण नहीं करते। वो सभी की जो मजदूरी होती है वो देकर ही काम कराते हैं। तालीम की तालीम बड़ी चीज़ होती है। इस पंक्ति को देखिए कि जो पहला शब्द आया तालीम, उसका अर्थ होता है शिक्षा, और दूसरी बार जो तालीम आया है उसका अर्थ होता है अनुपालना करना। शिक्षा को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, आचरण में लाना, अर्थात शिक्षा को हम अपने व्यवहार में, अपने आचरण में कैसे लाते हैं। तो इसलिए कहा गया तालीम की तालीम बड़ी चीज़ होती है, अर्थात शिक्षा को सीखना, शिक्षा का अनुपालन करना, शिक्षा को ग्रहण करना, शिक्षा को अपने जीवन के आचरण में लाना बड़ी बात होती है। और अखबार नवीस के बारे में यहाँ एक क्वेश्चन है जिसमें मियाँ नसरुद्दीन का ये कहना कि ये खोजियों की खुराफात है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस बात के दो अर्थ हो सकते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक का अर्थ है कि अखबार नवीस अपना अखबार चलाने के लिए व्यर्थ की बातों को भी तूल दे देते हैं। वो छोटी छोटी बातों को भी बहुत बड़ा बना लेते हैं। वो खोज कर नई नई बातों को लोगों के सामने लाते हैं जिससे लोगों में सनसनी पैदा हो, हड़कंप मच जाए। उनका अखबार चलने के लिए बस किसी भी तरीके से वो खबरों को बड़ा बना देते हैं। और सकारात्मक अर्थ ये है कि अखबार नवीस जो होते हैं वो नई नई सूचनाओं को खोजकर संसार के सामने लाते हैं तथा प्रगति का पथ प्रशस्त करते हैं। यही उनके कारण सभी लोगों के ज्ञान का विस्तार होता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा।